नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और मरीजों को इलाज के लिए ना तो बेड मिल रहा है और ना ही ऑक्सीजन। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत होती जा रही है। सीरियस मरीजों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और इसी बीच ऑक्सीजन की कमी से लोग लगातार मर रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो सामान्य रूप से 10,000 रुपए में मिलता था और हमेशा के लिए रखा जा सकता था, उसे अब कंपनियां 10,000 रुपए महीने पर उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही बता दें, राजधानी में ज्यादातर जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता में कमी आ गई है। बता दें, उत्तर प्रदेश के झांसी, लखनऊ, मेरठ समेत शहरों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है और लोग अपने मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। तो वहीं इस बीच जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, वो काफी चिंताजनक स्थिति पैदा कर देती हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऑक्सीजन की जरूरत मरीजों को पड़ रही है। कोरोना के जो मरीज है, जिनका इलाज किया जा रहा है अस्पतालों में, उन्हें ऑक्सीजन की भारी मात्रा में जरूरत पड़ रही है। लेकिन जो व्यवस्था अस्पतालों में देखने को मिल रही है, मरीज ज्यादा हैं लेकिन जो बेड है, कहीं बेड की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। बता दें, जो मरीज है उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी भी भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। और वहीं हमारे साथ आपकी प्रवक्ता मौजूद हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। कैप्टन शालिनी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। नमस्कार पल्लवी जी, धन्यवाद अपने शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। जी शालिनी जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार आने लगी हैं। जीटीबी हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन वहां पर भी ऑक्सीजन अब खत्म हो चुकी है। क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से आ रही है सामने? पल्लवी जी, जैसा कि ये सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे देश में ही चल रहा है कि इस समय ऑक्सीजन की सप्लाई की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है और सीएम अरविंद केजरीवाल जी हर पल की नजर बना के रखी हुई उन्होंने और केंद्र को कई बार रिक्वेस्ट किया है, कई लेटर लिख दिए हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें सुचारू रूप से मिलनी चाहिए। लेकिन शालिनी जी, इस बीच जो है कंडीशन आ गई थी कि ऑक्सीजन बिल्कुल ही हो गया था कि आधी रात के बाद मिलेगा ही नहीं। फिर आइनॉक्स ने सप्लाई किया है रात को, उससे कुछ घंटों की राहत हुई है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये सिर्फ कुछ घंटों की राहत थी जो अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। इसमें मैं केंद्र को जरूर ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने, मैं कुछ आंकड़ों को देख रही थी और मैंने ये देखा कि इतने ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया है, जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 308% बढ़ा दिया गया ऑक्सीजन का दिसंबर 20 में, जो अभी दिसंबर हमारा बीता है। कोविड खत्म नहीं हुआ था, महामारी चल रही थी। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है जो कि मेडिकल यूज के लिए भी चैनल किया जा सकता है और हमें स्टॉक अप न करते हुए हमने उसको बाहर के देशों में भेजना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि हमारे यहाँ जिंदगियों की शायद इतनी अहमियत नहीं है। हमें स्टॉक करके रखना चाहिए था, हमने स्टॉक करके नहीं रखा। जो हमारा वापस आएंगे अभी, वो 700% बढ़ा है जनवरी 21 में। 700% ऑक्सीजन का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा दिया गया है और अभी फरवरी और मार्च का डेटा रिवील नहीं किया गया है कि कितना भेजा गया है। तो मैं जरूर केंद्र से ये सवाल करना चाहूंगी कि महामारी खत्म नहीं हुई थी, सेकेंड वेव आएगी, सबको पता था और केंद्र की जिम्मेदारी है कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, केंद्र के पास ही चलते हैं। शालिनी जी, केंद्र के पास ही चलते हैं। राम सागर जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। राम सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर आपका। धन्यवाद मैडम। राम सागर जी, केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए क्या कुछ तैयारी है? अब पल्लवी जी, उन्हें बता दें, आपके जो प्रवक्ता हैं कि अपडेट बोले, 50,000 टन आयात करने का निर्देश दे दिया गया है। आयात भी किए जा रहे हैं। जहां इंडस्ट्रियल काम में आ रहे थे ऑक्सीजन को, उसको हॉल्ट करा करके मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा रहा है। और उसके लिए भी कोर्ट नहीं बोला है, उसके लिए खुद और आयात पहले से करके रखना चाहिए था, जाने वेट नहीं करेंगी। नहीं, आयात करने का आप एक मिनट सुन लेना, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। 162 ऑक्सीजन प्लांट लगने का है, जिसमें 35 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं हॉस्पिटल में और 162 प्लांट लगेंगे। ये इनसे पूछिए
कि अराजकता की जननी जो पार्टी रही है, आज भी एक समाचार आ रहा है, अभी आ रहा है कि ऑक्सीजन जा रहा था हरियाणा, और हरियाणा के ऑक्सीजन टैंकर को आपके लोगों ने दिल्ली में ही रोक लिया। शालिनी जी आपके पास भी आएंगे। शालिनी जी आपके पास भी आएंगे। राम सागर जी मैं चाहूंगी आप शब्दों की गरिमा को ध्यान में रखें। राम सागर जी शब्दों की गरिमा को बनाकर रखें। सिंपल बात हो रही है कि केंद्र की तरफ से क्या सुविधा मुहैया कराई गई है, और आप इस तरह की बातों को केंद्र की तरफ से मुहैया करवाए बताने के लिए कि केंद्र सरकार ने किस तरह से लोगों का मजाक बना रखा है, लोगों की जानों की चिंता नहीं है। लेकिन आज मेरा ऐसा मानना है, ना ये मेरा पर्सनल है, ना आपका पर्सनल, ना ये राजनीति करने का समय है। मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैंने केंद्र से बात की, और आप अगर डायरेक्टली पार्टी को हिट कर रहे हैं तो मैं भी वही शुरू हो जाऊंगी, पर मेरा ये मकसद नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये समय नहीं है कि हम अपनी राजनीति में पड़े, अपना दिखाएं वो दिखाएं। इस समय पूरे देश की हर एक सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबको मिल के लोगों की जान बचाने का कोशिश करना चाहिए। ओछी राजनीति में पड़ने का समय नहीं है सर। मैं आपको बता दूं, आप इसकी जानकारी ले लें, मैं डॉक्टर भी हूँ। केवल 15% लोगों को हॉस्पिटलाइज होने का जरूरत होता है, 85% से 90% लोग भी बिना हॉस्पिटल गए ठीक हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं ठीक हो रहे ना, जाने जा रही है, ऐसी थोड़ी लोग हो रहा है। राम सागर जी क्या आप आंकड़े नहीं देख पा रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि 90% लोग ठीक हो सकते हैं, ताजा आंकड़े देख रहे हैं, 3 लाख के आसपास मामले पहुंच चुके हैं। और जब आप आयात निर्यात की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, राम सागर जी 9,294 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश क्यों भेजी गई? जब खुद के देश में इतनी कमी है तो विदेश ऑक्सीजन क्यों भेजी गई? इसका जवाब दीजिए मुझे। उस समय उतना ऑक्सीजन का जरूरत था, इसलिए भेजा गया होगा जब ऑक्सीजन का जरूरत है। और हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन होता है। उनको ये भी बताइए कि कहीं जागरूकता अभियान चलाए कि लोग घर पर रह करके करें। मुश्किल से 3% लोगों का आईसीयू का जरूरत सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण इस बार होम आइसोलेशन मॉडल नहीं चल रहा है। लोगों को शौक नहीं रखा है हॉस्पिटल जाने का, लेकिन जब सांस नहीं आ रही है, जब लोगों की जान निकल रही है तो हॉस्पिटल तो जाएंगे। हॉस्पिटल किस लिए बनते हैं? घर में रहने के लिए लोग वोट देते हैं। जनता का काम होता है कि बेसिक एसेंशियल सर्विसेज, बिजली, पानी, मेडिकल, शिक्षा, ये सरकार का काम है, ये मुहैया कराए। आप बता रहे हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं लोग? तो सारे अस्पताल बंद कर दीजिए, फिर चलाना ही नहीं चाहिए। लोग घर में ही रह के काढ़ा पी के, और आप लोगों के शालिनी जी जवाब देने दीजिए। राम सागर जी जवाब दीजिए। हर एक जगह नेटवर्क पहुंचा दिया गया है, हर एक जगह शौचालय बना दिया गया है, हर एक जगह मकान बना दिया जा रहा है। तो अब बात कर रही है, 14 के बाद 175 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। पहले सिर्फ 7 एम्स था, अब 22 एम्स खोल दिए गए हैं। और पहले सिर्फ 52,000 पूरे देश में। राम सागर जी बस इतनी बात का जवाब दीजिए कि जो मरीज जिनकी सांसें अटक गई हैं, जिनके परिजन जो है भटक रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, उन्हें आप कैसे आश्वासन देंगे? मेडिकल कॉलेज का क्या और उसका लाभ मिल रहा है? अगर राम सागर जी हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा जुड़ने की। इस वक्त के लिए आपके साथ हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी जी आपसे जानना चाहूंगी कि जो दिल्ली सरकार है उनकी तरफ से अब क्या कुछ किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सके, क्योंकि हॉस्पिटल की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी भयानक है। हॉस्पिटल के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं, आते जाते हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान भी मरीजों की मौत हो जा रही है। पल्लवी जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और ये बहुत परेशान करने वाली स्थिति है। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि हमारी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। कहीं ना कहीं हर किसी की तरफ से कोई ना कोई कमी आई थी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे कहीं की भी राज्य सरकार हो। शायद हमने इस बीमारी के दूसरी वेव को, जिसको अब केजरीवाल जी चौथी वेव कह रहे हैं, उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, और उस हिसाब से हमने किसी ने भी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो। और दूसरा 25,000 से 30,000, कल का हमारा जो आंकड़ा है 28,000
कुछ केस पॉजिटिव पाए गए, 277 डेथ्स हुई हैं। अच्छे से अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कमी ये रह गई कि पता था कोविड अभी चल रहा है, जहां अन्य देश तैयारियों में लगे थे कि उनके लोगों को कोई भी मेडिकल का सुविधा कम ना हो। हमारा देश कहीं ना कहीं इस चीज में, इसको मैं पैन इंडिया फेलियर कहती हूँ। और आज अगर राज्य सरकारों को हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ा के केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की डिमांड करनी पड़ रही है, वो उसमें मैं केंद्र सरकार को ये कहूंगी कि सबसे पहले सब कुछ छोड़ के, सबसे पहले पिछले साल जब कोविड स्टार्ट हुआ और आज हम जहाँ खड़े हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम स्टॉकअप करें अपना ऑक्सीजन, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो दवाइयां हो, एंटीबायोटिक्स हो। हमने इसमें किसी ने भी इस चीज में ध्यान नहीं दिया। और आज जब पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है कंट्री का, तो हम इधर ब्लेम कर रहे हैं, उधर ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कड़वा सच है कि लोगों की जानें जा रही हैं। आज सुबह मैंने खुद अपने बहुत करीबी दोस्त को खोया है और मैं अब समझ रही हूँ कि कितना कष्ट है कि बिना दवाई के और बिना हेल्थ के मतलब ये स्वास्थ्य के आप ऐसे चले जा रहे हैं। जैसा अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि लोग घर में रहकर ठीक हों, मैं बस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, जो लास्ट ईयर हमारा कोविड का म्यूटेंट था, शायद वो होम आइसोलेशन मॉडल से ठीक हो रहा था और बहुत सक्सेसफुल भी रहा था केजरीवाल जी का होम आइसोलेशन मॉडल। लेकिन इस बार ये इतना डेडली है कि तीसरे से चौथे दिन लोगों की सांस नहीं आ रही है और उसके लिए उनको भागना पड़ रहा है। हमारे पास शालिनी जी, मैं आपको ये रुकना चाहूंगी, वहां पे जाऊंगी, मैं आपके पास अभी लौटूंगी। शालिनी जी, हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला बीजेपी से मौजूद हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज में आपका। जी धन्यवाद जी। डॉक्टर आनंद शुक्ला, क्या लग रहा है जिस तरीके की कमी ऑक्सीजन की इस वक्त देश में बनी हुई है और जिसकी वजह से काफी मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है, क्या लगता है किस तरीके से पूर्ति हो पाएगी? देखिए, ये पूरी सरकार जो है, दो सरकारें, केजरीवाल और ये मोदी, दोनों सरकार ने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का मजाक लगा रखा है और हाई फाई केवल सोच है। इन लोगों को ये नहीं पता कि 1 साल से कोरोना आ रहा है, इमरजेंसी है, बार बार हम लोग चेता भी रहे। इसके बाद इलेक्शन कमिश्नर की भी गड़बड़ी है, दोबारा इन्होंने इलेक्शन रखा है। इस चीज को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जानवर रह रहे हैं इस देश में कि आदमी रह रहे हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो आपके पास स्टॉक हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी क्राइसिस है, इतने बड़े प्रोडक्शन चाहिए, आप कर ही नहीं सकते हो। ये पैंडेमिक हैंडल करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, वो भी इंडिया जैसे जगह पे जहाँ पे इतनी ज्यादा जनसंख्या है। और तीसरी बात ये आई कि इसके बावजूद भी मैं बार बार कहता रहा हूँ मुख्यमंत्री केजरीवाल को कि यहाँ पे दिल्ली में बदबू आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीजें सड़ रही हैं, इसका मतलब नालियां साफ नहीं है, इसमें वायरस ग्रोथ होता है, ये फीसेस में वायरस पाया जा रहा है कोरोना। अब इसका ट्रांसमिशन अभी तक वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को पता भी नहीं है, हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग रिसर्च फिजिशियन है। अब इन सब चीजों को ये लोग मान भी नहीं सकते, डीआरडीओ वाले केवल काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, एक गुलेरिया जी एम्स के स्पीकर बन के आ जाते हैं, बाकी कहीं कोई रिसर्च नहीं हो रहा। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या लगता है लॉकडाउन समाधान है इस पूरे मामले का? क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन की वजह से दूसरी एक समस्या खड़ी हो पड़ी है, वो है पलायन कर रहे मजदूरों की, जिनकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया है। वो तो लाजमी था कि हम लोगों को पहले से पता था कि 20 तारीख के बाद जो मजदूर है यहाँ पर चले जाएंगे और 30 तारीख तक पूरी दिल्ली खाली हो जाएगी, नहीं तो यहाँ भूखों ही मर जाएंगे। उनके पास अन्न भी नहीं है, सामान भी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अब ये बहुत आसान तरीका है कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें फटाफट उत्पादित करें और खटाखट लगाएं, क्योंकि ये कोरोना जो तरह तरह की भविष्यवाणियां ये लोग कर रहे हैं, केजरीवाल और ये कहते हैं कि 4 बार यहाँ आया, जबकि सेकेंड लहर है। सेकेंड लहर में ये हालत है। अभी इसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी जब भी सीजन चेंज होगा, म्यूटेट करेगा वायरस और डिफरेंट टॉक्सिसिटी में आएगा। ये चीज ये लोग समझते नहीं है। ये केवल इन लोगों को सीटें चाहिए, इलेक्शन चाहिए। वर्ल्ड में इतनी हालत खराब हो गई है कि पॉलिटिक्स केवल चाहिए, पॉलिटिकल जीवी लोग हैं इसमें। माननीय मोदी जी को हम क्या बताएं, समझ में नहीं आता, शर्म भी आता है। ऑक्सीजन नहीं दे सकते, दिल्ली में कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है तथा महाराष्ट्र का ऑक्सीजन खुद वहाँ के लिए नहीं संभव है, फिर तमिलनाडु भी भेजना होता है, आंध्रा में भी भेजना होता है। इतनी बुरी हालत है कि कहने लायक नहीं। इसके लिए हम लोगों ने लोगों से बता दिया है कि आप लोग फटाफट
एम्बू बैग होता है फुटबॉल की तरह, वो आप लोग रख लीजिए, उससे काफी कुछ हमारे पेशेंट सर्वाइव कर गए और उनको घरों में हम लोगों ने खिला दिया। लॉकडाउन से समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। घरों में एक घरों में 5-5 लोग रह रहे हैं और वो कहाँ से ऑक्सीजन पा जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी इसलिए ज्यादा है क्लोज इम्पैक्ट एरिया में, जैसे आनंद जी, इसी मुद्दे पे मैं आपसे दोबारा आपसे जुड़ूंगी। मैं इस वक्त शालिनी जी को धन्यवाद करना चाहूंगी। कैप्टन शालिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर। अच्छा, डॉक्टर आनंद शुक्ला, आपसे इसी बीच एक और सवाल ये लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से अस्पतालों की इस वक्त हालत काफी भयानक बनी हुई है, अस्पतालों के बाहर मरीज अपना दम तोड़ रहे हैं, तो इन लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, तो किस तरीके से इस कमी को पूरा किया जा सकेगा और कितना वक्त लगेगा उसमें? देखिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये केवल इलेक्शन जीनी है, बैठ के प्रचार करेंगे, पार्टी बनाएंगे और लोगों को मारेंगे। उसी तरीके के लिए ये आए हैं। कहाँ से जुगाड़ कर लेंगे? अभी देखिए, ये फोर्टिस वाले और मैक्स वाले टेंट लगा के बेड लगाए तो प्राइवेट और कारपोरेट हॉस्पिटल से 10-10 हजार पर डे का हिसाब से, जिसमें कोई सुविधा नहीं है। ऑक्सीजन देंगे, कह रहे हैं ऑक्सीजन देंगे। अगर ऑक्सीजन देते हुए मेरा मरीज मर गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, खत्म होने के कारण मर गया, तो वो तो रोज दंडा कर देगा इन लोगों को। ये पुलिस प्रशासन भी नहीं झेल पाएगी। इस चीज को ये लोग समझ भी नहीं रहे हैं कि एडमिशन लेना और ऑक्सीजन की कमी होना दोनों भयानक स्थिति है और संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज की भी देश में धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। या तो ये RT-PCR जांच कराना बंद कर दे और जो मर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, नहीं तो आने वाला समय और खराब होगा। और इस तरीके से ये एक साइकिल नहीं है, 2-3 साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा 6 महीने। डॉक्टर शुक्ला, जैसे कि आपने RT-PCR का जिक्र किया, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि अभी एक हाल ही में ये रिपोर्ट भी आई है कि जो ये नया स्ट्रेन है कोविड का, ये कोविड का जो रैपिड टेस्ट है उसमें इसके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। वो रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन फिर भी बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये मिक्स वायरस अब हो गया है। LPSR एक नई चीज है। दूसरा, DRDO वालों ने ऑप्टिक बायो सेंसर का उन्होंने अभी आविष्कार किए हैं, लेकिन अभी सक्सेसफुल है कि नहीं, मार्केट में आया कि नहीं, उससे ये लोग पहचान सकते हैं कि किस बायो सेंसिटिव कोरोना पॉजिटिव है। ये बिल्कुल आपने सही कहा जी। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि कानपुर से सामने आई है। कानपुर के बिकरू कांड के मास्टरमाइंड और गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। कमेटी को यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और यूपी पुलिस के बयान के खिलाफ कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आ पाया है जो कि ये कह सके कि पुलिस गलत थी। 8 महीनों की जांच के बाद रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, यानी विकास दुबे एनकाउंटर में किसी भी तरीके से यूपी पुलिस के खिलाफ कोई बयान या कोई चश्मदीद गवाह खड़ा नहीं हो पाया, इसलिए यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें, विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यीय कमेटी की गठन किया गया था और कमेटी में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित नामों को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान की अगुवाई में पूर्व DGP KL गुप्ता और हाई कोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल की कमेटी बनाई थी। इसके साथ ही इस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी है और रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है क्योंकि किसी भी तरह का चश्मदीद गवाह सामने नहीं पाया और ना ही इस तरह का कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण सामने आ पाया है कि इस पूरे मामले में पुलिस की कहीं से गलती थी या पुलिस गलत थी। तो वहीं ये एनकाउंटर जो है, लगातार विपक्षी तरफ से ये जो है दावा किया जा रहा था कि एनकाउंटर फेक है, यानी कि नकली है और नकली तरीके से साजिश के तहत विकास दुबे की हत्या की गई है। लेकिन इसके बाद जिस तरीके की जांच कमेटी का गठन किया गया और पूरे मामले की जांच बिठाई गई, तो जांच रिपोर्ट में यह साफ तौर पर यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। और इसके बाद आपको बता दें कि यूपी पुलिस को बड़ी राहत आज मिली है। और वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नेहा शालिनी दुआ जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर आपका। धन्यवाद पल्लवी जी। नेहा जी, विकास दुबे एनकाउंटर कांड में जो अब है यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? जी देखिए, ये तो यही प्रतिक्रिया है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और
जिन लोगों ने भी इस चीज पे सवाल उठाए थे, मतलब जवानों के ऊपर हमारे, चाहे वो एसटीएफ के जवान थे या यूपी पुलिस, क्योंकि दोनों मिलकर ही लेके आ रहे थे विकास दुबे को उज्जैन से, और रास्ते में गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद क्योंकि बारिशें भी उस दिनों बहुत चल रही थी, तो गाड़ी स्लिप हो जाती है। उसके बाद जो है विकास दुबे ने उनसे हथियार छीन के भागने की कोशिश की। ऐसे में अपनी आत्मरक्षा के लिए जवानों को उस पर गोली चलानी पड़ी और उसका एनकाउंटर करना पड़ा, जिससे लोगों ने, जो तथाकथित चैनल्स हैं या कुछ विपक्ष पार्टियां हैं जिनके दिमाग में हमेशा, जिन्होंने संरक्षण दिया है गुनहगारों को, उन्होंने बहुत हल्ला बोला था। तो आज उनके मुंह पे ये तमाचा है कि सच्चाई की जीत होती है, और उनका तो खैर कोई हिसाब ही नहीं है। वो तो हर किसी को ब्लेम करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को भी, उनको ना सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, ना जवानों पे विश्वास है, ना आर्मी पे विश्वास है, ना डॉक्टर्स पे विश्वास है, ना साइंटिस्ट पे विश्वास है। उनको किसी पे विश्वास है, उनको सिर्फ अपने आप पे विश्वास है। ये है आजकल के टाइम की हमारी विपक्ष पार्टियां। पहले के टाइम हम भी विपक्ष में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इतने साल विपक्ष में रही, लेकिन इस तरीके से कभी सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन नहीं हम लोगों ने उठाए। कभी हमने पुलिस को ये नहीं कहा कि पुलिस, सॉरी, आर्मी जो है वो इतनी बिकी हुई होती है, या आर्मी में ऐसे वो होते हैं, या गुंडागर्द, हमने आर्मी को गुंडागर्द ये नहीं कहा कि गुंडे होते हैं आर्मी के जवान। तो ये सारी जो नई ये अभी विपक्ष पार्टियां बनी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इन सारों ने एक टीएमसी हो, इन सारों को एक रोना है कि भाजपा के अगेंस्ट हैं। और सही, हम तो कहते हैं कि निष्पक्ष हमेशा जांच हो, और आज भी देखिए निष्पक्ष जांच हुई है कि ये जो टीम गठित की गई थी जी, चौहान साहब की रिटायर्ड जो जज थे, उनकी कमेटी एक 3 सदस्यों से बनाई गई, और उन्होंने ये रिपोर्ट 8 महीने बाद सौंपी है कि एनकाउंटर जो था वो बिल्कुल फर्जी नहीं था, वो बिल्कुल जेन्युइन एनकाउंटर था। उसमें भागने की कोशिश करी विकास दुबे ने, और तभी सुरक्षा बलों को उस पर गोलियां चलानी पड़ी। तो आज जो है वो, मैं यही कहूंगी कि सच्चाई की जीत हुई है, और ऐसे लोग जो हमेशा गुनहगारों और बाहुबलियों का साथ देते हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ा है कि अब वो किसी को बाहुबली बनाएंगे या किसी गुनहगार को संरक्षण देंगे तो 100 बार सोचेंगे कि कल को हम इसे संरक्षण दे रहे हैं तो कहीं हम ही ना फंस जाएं। और बाहुबली कहीं ना कहीं वो लोग भी डरेंगे कि हम ऐसी पुलिस के परिवारों की जीत है। कहीं भी हो, नेहा जी, ये पुलिस के परिवारों की जीत है, जिन्होंने काफी संघर्ष किया है, और 8 महीने का जो सफर है उन्होंने भी तय किया, क्योंकि जिन पुलिस वालों की हत्या की गई थी विकास दुबे के द्वारा, उनके परिवारों की ये जीत है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको एक साजिश का जामा पहनाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने आपको पहले ही कहा कि विपक्ष पार्टियों ने तो आज तक ऐसे बाहुबलियों को संरक्षण दिया है। यूपी में तो स्पेशली आज तक यूपी गुंडागर्दी में सबसे अव्वल नंबर पे इसीलिए गिना जाता था कि वहां बाहुबलियों का राज था। वहां आज तक जो सरकार है वो बाहुबली बनाती थी और बाहुबलियों के दम पर ही जीतती थी। लेकिन जब से भाजपा सरकार वहां आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां आई, उन्होंने ये बाहुबली राज को ना खत्म किया। और यही रीजन है कि विपक्ष पार्टियां जो है हमेशा ऐसे क्वेश्चन रेज करती रहती है, क्योंकि जब भी ऐसे कोई गुनाहगार, चाहे वो अंसारी जैसे हों जिसे अभी लाया गया है, चाहे वो मुख्तार अंसारी जैसे हों, चाहे वो विकास दुबे जैसे हो, इन लोगों को संरक्षण जो है वहां हमेशा से ही ऐसी पार्टियों को मिलता रहा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब ऐसे लोग भी डरेंगे कुछ भी गुनाह करने से पहले, कि उनको पता है कि अब भाजपा सरकार है, ये यहाँ किसी बाहुबली को ऐसे नहीं खुले में घूमने देगी, और जनता को वो कुछ भी करें या जनता के साथ बेईमानी करें या जनता को टॉर्चर करें, ये भाजपा सरकार होने नहीं देगी। जो कि पहले ही क्लियर कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी कि या तो अपने आप को सरेंडर करा दो या यूपी छोड़ के भाग जाओ, यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार के इस फैसले पर भी विपक्ष की तरफ से काफी जो है बयानबाजी देखने को मिली थी कि उनकी तरफ से साफ तौर पर एनकाउंटर करने के लिए शय दी जा रही है। तो इस पर आप किस तरह की प्रतिक्रिया देती हैं? मैं तो इस पे ये कहूंगी कि किसी अच्छे बंदे का एनकाउंटर करने की कोई शय वाली तो बात ही नहीं है। अगर कोई गुंडा भाग रहा है या पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है या पुलिस को आंखें दिखा रहा है, मतलब वो चाह रहा है कि जैसे उसका पहले राज था, पहले की सरकारों में राज था, आज भी पुलिस, पहले यूपी पुलिस डरती थी इन बाहुबलियों से, तो यही बाहुबली आज भी चाहते हैं कि पुलिस उनसे डरे। तो अब पुलिस डरती नहीं है, यही तो इनको खाया जा रहा है, यही तो इनको तकलीफ है। एनकाउंटर ही इस समस्या का हल है? क्राइम को हटाने के लिए क्या एनकाउंटर ही एकमात्र रास्ता है?
बिल्कुल नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ, जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जब शपथ ली तो कहा कि या तो सरेंडर कर दीजिए या फिर ये काम छोड़ दीजिए या फिर यूपी ही छोड़ दीजिए। तो अगर आप इन तीनों में से कोई काम नहीं कर रहे, आप बाहुबली भी बने हुए हैं, आप लोगों को परेशान भी कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी भी कर रहे हैं और पुलिस को भी आंखें दिखा रहे हैं और उसके ऊपर भी बंदूक चला रहे हैं, तो फिर इसका यही तरीका है कि फिर आप, जब आप तीनों में से कोई बात ही नहीं प्रशासन की मान रहे, अपनी मनमानी कर रहे, क्योंकि आप पुरानी सरकारों के टाइम के हिले हुए हैं, तो फिर आपको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो सख्त एक्शन लिए ही जाएंगे। और मुझे लगता है यूपी में जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो आज बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो यूपी की तरफ इसलिए देख रही है कि वहां गुंडागर्दी थोड़ी कम हो रही है। अगर ये सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तो आप देखिए, पहले कोई भी बड़ी इंडस्ट्री यूपी में लगाई नहीं जा सकती थी, जो भी गलती से लग जाते थे वो वापस पलायन कर जाते थे। तो आज जो यूपी की तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, उसका रीजन ही यही है कि यहाँ से गुंडा राज को खत्म करना है। उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स अगर उठाने पड़े तो सरकार उठाएगी। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा के लिए। तो वहीं आपको बता दें, विकास दुबे का जो है एनकाउंटर कांड को लेकर जो है पुलिस के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया था, ये जानने के लिए, क्योंकि कई सवाल जो है विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे कि आखिर ये एनकाउंटर किस तरीके से किया गया, क्या ये सही एनकाउंटर था या किसी साजिश के तहत इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।